अभिजात मिश्रा की मुसलमानों से क्या नाराजगी है? मेरी कोई नाराजगी नहीं। हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई बैर नहीं। 10 के 10 गुरु अपने हैं, कोई गैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारे में अरदास फले, गिरजा घर में हो बाइबिल पाठ, मस्जिद में 5 नमाज चले। इससे ना हमको ऐतराज, इससे ना कोई गम होगा, पर गद्दारों के साथ यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। कांग्रेस ये कभी क्यों खुल के नहीं करती कि इस देश के अंदर आतंकवाद फैलाने वाला मुसलमान है। सारा का सारा जितना भी आतंकवादी घटना हुई मुसलमानों के माध्यम से की गई। आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये क्यों नहीं बोला आज तक? आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट। मैं बोल रहा हूँ ना, सीधे बोल रहा हूँ कि इस देश के अंदर आतंकवाद मुसलमानों ने ही किया। जब भारत पर हमला किया या पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो इस देश को तोड़ना, खंडित करने पे विश्वास रखते हैं, भारत को गजवाए हिंद बनाने पर विश्वास रखते हैं, उनके साथ में बड़ी तादाद में वो लोग खड़े होते हैं। कौन लोग? मुस्लिम समाज के लोग। और मैं भारत के मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को, अफगानिस्तान के मुसलमानों को, बांग्लादेश के मुसलमानों को मैं मानता हूँ, और ये सत्य है। उनका डीएनए उठा के देख लीजिए, हमारा डीएनए एक है। तो आप चाहते हैं कि मुसलमान पर धर्म बदल दें? देश की आज़ादी में कितने % लोगों ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया? कांग्रेस तो कहती है आपने बिल्कुल नहीं किया। अरे कांग्रेस तो कुछ भी कहती है। कांग्रेस कहती है आप तो थे ही नहीं उसमें। देखिए, हम ही सब लड़ाई लड़े। लेकिन हिंदू तो बात करते हैं बटेंगे कटेंगे हमारे लिए दिया गया था। योगी जी तो मानते हैं कि इस देश, जैसे मैंने अभी कहा ना, कि मैं और हमारी पूरी विचारधारा मानती है हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। तो आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? हिंदू राष्ट्र तो भारत था, है, रहेगा। इस धरती पे किसी माँ ने ऐसा लाल नहीं जना है जो भारत को हिंदू राष्ट्र से अलग कर सके। तो आपका मानना है कि इस्लाम दूसरों को काटता पीटता है? आपको इतिहास में नहीं मिला क्या? आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, आपने तो पढ़ा होगा ना इतिहास में। अच्छा, आपने ये सुना था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? कहा बिल्कुल सुना था। आपने ये सुना था कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन ये दूसरे धर्म के लोग नहीं स्वीकार करेंगे। स्वीकार करते हैं। अब जबरदस्ती आप स्वीकार कराएंगे नहीं, जबरदस्ती आज तक, जैसे जबरदस्ती श्री राम बोला और उधर से आएगा कि जबरदस्ती अल्लाह अकबर बोल। नहीं, एक चीज तो है, ये आप मानेंगे कि बीजेपी अपने कार्यकर्ता को सपोर्ट नहीं करती? नहीं, बिल्कुल करती है। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जान की बाजी लगा देते हैं, लेकिन बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे मरने के लिए छोड़ देती है। अखिलेश जी ने किसके लिए जान की बाजी लगा? नहीं, अपने जितने भी, अगर एक छोटा सा कार्यकर्ता है उसके लिए भी वो सपोर्ट करती है, वहां पर जाती है, लड़ती है उसके लिए। लेकिन बीजेपी अपने बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो शख्सियत है उनका नाम है अभिजात मिश्रा। अभिजात जी यूपी बीजेपी में मंत्री हैं, साथ ही साथ इन्होंने अपने राजनीतिक सफर को 2003 में भाजपा के साथ शुरू किया था और तब से लेकर आज तक ये भाजपा के साथ लगे हुए हैं और भाजपा का हाथ मजबूत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिजात जी। अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे आपका राजनीतिक सफर शुरू हुआ, कैसे संगठन से जुड़े और कैसे आज आप बीजेपी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। आज आपको अराउंड 21 साल हो गए हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी से तो 2003 से मैं जुड़ा हूँ। उससे पहले मेरा परिवार जो है, चूँकि संघ की पृष्ठभूमि रही है, हमारे दादाजी और पिताजी, हम लोग लगभग चौथी पीढ़ी हम लोगों की है जो संगठन से जुड़ करके काम कर रही है जी। और राजनीति में मेरे परिवार से सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे पिताजी संघ के माननीय संघ चालक हैं लखनऊ के, नेक नगर के। बाकी मैंने राजनीति में आना तय किया और मैं लखनऊ का युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं युवा मोर्चा लखनऊ का अध्यक्ष रहा। फिर भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर का मैं महामंत्री भी रहा। अच्छा। और उसके बाद फिर से मैं युवा मोर्चा में वापसी करके प्रदेश का महामंत्री हुआ, फिर राष्ट्रीय महामंत्री हुआ। अच्छा। और अभी वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मंत्री हूँ और पार्टी के प्रति, पार्टी के विचार और पार्टी की जो नीति हैं उनके आगे बढ़ाने का काम करता रहा। अच्छा, ठीक है। गांधी जी के इस देश में जहाँ पे अहिंसा की बात होती है, वहाँ पर आप शस्त्र पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको दबंग नेता के रूप में दिखाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गांधी जी का ये देश है, ये सुभाष चंद्र बोस जी का भी देश है, चंद्रशेखर आज़ाद का भी देश है, छत्रपति शिवाजी का भी देश है, महाराणा प्रताप का भी देश है, बप्पा रावल का भी देश है। तमाम ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन को गलाया है, खपाया है। और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में जब जैसी परिस्थितियां हुई उसी प्रकार से उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ कि हमारे जितने भी आराध्य हैं,
हमारी चाहे माएँ हों, देवी माँ हों, ठीक है। उनके भी हाथों में शस्त्र सुशोभित रहते हैं। हमारे तमाम देवी देवता जो हैं उनके हाथों में भी शस्त्र रहते हैं। प्रभु श्री राम के हाथ में भी धनुष बाण है, कृष्ण के हाथ में भी सुदर्शन चक्र है, भगवान शिव के हाथ में भी त्रिशूल है। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का जब रिदम ठीक रहता है तो सारी सृष्टि ठीक रहती है। अच्छा। दूसरी चीज़, एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि अपने यहाँ 3 प्रकार के गुण कहे गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण यानी तामसी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति। अब राक्षसी प्रवृत्तियों को आप बहुत प्यार से और बड़े स्नेह से मैनेज नहीं कर सकते हो। ये गांधी का देश है ना, तो गांधी जी की जिन्होंने हत्या करी उनको फांसी पे लटकाया गया, ठीक है, हिंसा हुई ना, वो भी तो हिंसा थी, ठीक है। देश के अंदर तमाम आतंकवादी संगठनों के हमले होते हैं, उनका जवाब हम क्या करते हैं? धरना प्रदर्शन से देते हैं, भूख हड़ताल से देते हैं, या उनका एनकाउंटर करके देते हैं। हिंसा करनी पड़ती है ना। तो सठे साठे समाचार जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार। ठीक है। गांधी जी की बात करते हैं, उनकी हत्या होती है, नाथूराम गोडसे उनको गोली मारते हैं। आप नाथूराम गोडसे को क्या मानते हैं, क्रांतिकारी या आतंकवादी? देखिए, उस समय जो विश्व का सबसे बड़ा पलायन हुआ, विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ, विश्व में इतनी बड़ी तादाद में बलात्कार जो है कभी नहीं हुए। इतने लोगों को अपने घरों को छोड़ के अपने ही देश में रिफ्यूजी बनना पड़ा। ठीक है। और नाथूराम गोडसे को उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से जो सही लगा वो कर दिया। आपका क्या मानना है आज के हिसाब से? मैं तो कह रहा हूँ ना कि उनको जो सही लगा उन्होंने अपना किया। आप उनको टैग नहीं देंगे? मैं टैग क्या दूंगा? जैसे गांधी जी को कहा था कि अहिंसावादी थे, नाथूराम गोडसे क्या थे? नाथूराम गोडसे अपने देशभक्त थे। खैर, आपका स्टैंड क्लियर है कि गोडसे एक राष्ट्रभक्त थे। राष्ट्रभक्ति में उनकी कोई कमी नहीं थी। गांधी जी को गोली मारा उसमें आपका कोई? वो उनका व्यक्तिगत मामला था, लेकिन देश की आज़ादी के लिए उन लोगों ने भी काम किया है। बीजेपी क्यों गोडसे के नाम पे दरकिनार पीछे हट जाती है, वो खुल करके सपोर्ट नहीं कर पाती है कि वो आतंकवादी थे? देखिए, बिना मतलब, जैसे ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस तरीके के बहुत सारे विषय बिना मतलब के उठाए जाते हैं। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय था। नहीं, कांग्रेस ये सवाल पूछती है कि बीजेपी वाले नहीं खुल करके बोल पाते हैं, क्या कारण है? कांग्रेस खुल करके क्यों नहीं बोलती है कि इस कांग्रेस देश के तो अंदर, कहती है कि वो कहती है गोडसे आतंकवादी थे, वो मानती है। कांग्रेस ये कभी क्यों खुल के नहीं करती कि इस देश के अंदर आतंकवाद फैलाने वाला मुसलमान है। सारा का सारा जितना भी आतंकवादी घटना हुई मुसलमानों के माध्यम से की गई। आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये क्यों नहीं बोला आज तक? आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, सीधे बोल रहा हूँ कि इस देश के अंदर आतंकवाद मुसलमानों ने ही किया। जितने भी पाकिस्तान से अटैक हुए उसमें बताइए ना आप, किसने किया? ईसाई आकर के यहाँ से आतंकवादी कर रहे थे। वो तो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नहीं, धर्म कैसे नहीं हुआ? जिस धर्म में लिखा ही हुआ कि नहीं करना ही है। एक उनके यहाँ ना कि कहा जाता है कि काफिरों को या तो आप उनको प्रेम से आमंत्रण दो, अगर आपके धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं तो तलवार के दम पे करो, या उनसे जजिया लो, या उनको मार दो। ये उनके यहाँ सिखाया जाता है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, ये लोगों को समझना चाहिए। जैसे हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भी परिस्थितियों के हिसाब से कई बार बहुत सारी कुरीतियाँ आई, उन कुरीतियों को दूर किया गया। जैसे विधवा, ये सती प्रथा चली गई थी। सती प्रथा चली भी इन्हीं के कारण थी, इन्हीं आक्रांताओं के कारण चली थी कि उठा ले जाते थे। तो लोग जो तमाम, जैसे अपनी जब वहाँ पर हुआ है राजस्थान में जौहर व्रत जो किया जाता था, तमाम सतियों ने अपने जीवन को युद्ध में हारे तो सभी लोगों ने उसमें अग्निकुंड में जल करके अपने आप को ख़त्म कर दिया। तो ये उस समय की परिस्थिति बनी, क्योंकि तमाम विदेशी आक्रांताएँ उन लोगों को उठा करके महिलाओं को ले जाती थीं और जा करके उनके साथ बलात्कार करना और उनको चौराहों पे नंगा करके बेचना, इस प्रकार के उनके साथ दुष्कर्म करे जाते थे। तो उस अपमान से बचने के लिए उन्होंने जौहर व्रत किया, अपने आप को ख़त्म किया। लेकिन बहुत सालों तक ये सब चलता रहा, वो सती प्रथा ही बन गई, जलते ही रही, मरते ही रहे, तो वो दूर की गई। अभिजात मिश्रा की मुसलमानों से क्या नाराज़गी है? मेरी कोई नाराज़गी नहीं। हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई बैर नहीं। 10 के 10 गुरु अपने हैं, कोई गैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारे में अरदास फले, गिरजा घर में हो बाइबिल पाठ, मस्जिद में 5 नमाज चले। इससे ना हमको ऐतराज, इससे ना कोई गम होगा, पर गद्दारों के साथ यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा।
अच्छा, तो आप गद्दारों को किस तरीके से बात करेंगे उनसे? जो इस देश को अपनी मातृभूमि नहीं मानते, जो इस देश में जो इस देश के महापुरुष हैं उनको अपना नहीं मानते, जो इस देश के अंदर जब कोई भी आफत आती है, किसी भी पड़ोसी देश से हमला होता है और यहाँ के लोग उनके साथ खड़े होते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं देशद्रोही मानता हूँ। जो यहाँ की बहुत सारी चीज़ें विदेशों में कौन खड़ा होता है? जो लोग भी खड़े होते हैं देश के अंदर, दो हिंदू खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं सपोर्ट में, या विरोध में होते हैं? अब मुझे लगता है कि उनको हिंदू कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, जैसे चाइना का जब भारत पर हमला हुआ उस समय वामपंथी लोग चाइना के साथ खड़े थे। अच्छा। और वो सभी धर्म के लोग थे, ठीक, लेकिन वो धर्म मानते नहीं है। उनके मानने के हिसाब से तो धर्म एक अफीम है, ठीक है, लेकिन वामपंथियों ने इन लोगों का चाइना का साथ दिया। उसी प्रकार से पाकिस्तान ने भी जब जब भारत पर हमला किया, या पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो इस देश को तोड़ना, खंडित करने पे विश्वास रखते हैं, भारत को गजवाए हिंद बनाने पर विश्वास रखते हैं, उनके साथ में बड़ी तादाद में वो लोग खड़े होते हैं। कौन लोग? मुस्लिम समाज के लोग। मैं पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खड़े होते हैं। आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी या अपने संगठन के तमाम, एक राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच बना, उसमें बहुत सारे हैं जो देशभक्त मुस्लिम हैं। अब्दुल कलाम जी कौन थे? मुस्लिम थे। अब्दुल हमीद कौन थे? मुस्लिम थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं सारे मुसलमान देश के खिलाफ जो जा रहे हैं उनके खिलाफ आप वो आवाज कोई उठाने भी की हो, बात कर रहे हैं? कोई भी हो, देश के विरुद्ध। भाई देश है तो हम हैं, और जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध होगा, मान लीजिए कभी, तो वहाँ से जैसे जो भी बम फेंका जाएगा, वो तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के घर पे नहीं गिरेगा, ईसाई के घर पे नहीं गिरेगा, सिख के घर पे, खाली हिंदू घर पे गिरेगा, ऐसा तो नहीं है ना। उसमें तो सभी लपेटे में आएंगे। कसाब आता है भारत के अंदर, ताबड़तोड़ गोली चलाता है, उसमें कितने मुसलमान मरे, हिंदू भी मरे, सब लोग, हर जाति के लोग मरे। उन्होंने क्या मुस्लिम को देख करके नाम पूछ के गोली चलाई? नहीं चलाई, उन्होंने हिंदुस्तानी। ये बात यहाँ कश्मीर में तो नाम देख करके गोली मार दी जाती है। यहाँ के लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए। कश्मीर की आप जो बात कर रहे हो, कश्मीर के अंदर हमला भी हुआ था कश्मीर में। कश्मीर के अंदर जो आप बात कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर की स्थितियाँ जिस प्रकार से बदली गई, वहाँ को देश की आज़ादी के बाद, हम नए नए आज़ाद हुए थे, उसके बाद से ही वहाँ पर कब्जा करना और वहाँ पर धर्मांतरण करने का जो है कुछ चक्र शुरू किया गया, और धीरे धीरे करके कश्मीर को कश्मीरी पंडितों से विहीन कर दिया गया। ठीक है। ये सारी चीज़ें आज देश में सबको पता चल गई हैं। भी कई फिल्में भी बनी इस पर, तो उसके माध्यम से भी देश के लोगों को पता चला कि वहाँ पर क्या क्या घटनाएं हुई और वहाँ पर किस प्रकार से धर्मांतरण हुए। आज भी वहाँ पर जो कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित थे पहले, आज कन्वर्ट होकर के रह रहे हैं वहाँ पर मजबूरी में। जो लोग नहीं आना चाहते उन्होंने धर्म स्वीकार किया। और मैं भारत के मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को, अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को, बांग्लादेश के मुसलमानों को मैं मानता हूँ, और ये सत्य है। उनका डीएनए उठा के देख लीजिए, हमारा डीएनए एक है। तो पहले हमारे पूर्वज एक रहे हैं। ये सब विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जब हमले हुए, बंदी बनाए गए, प्रताड़नाएं दी गई, जबरन उनको धर्मांतरित कराया, ये वही हमारे भाई लोग हैं। लेकिन आज जो ये काम कर रहे उन्हीं के एजेंडे पे कर रहे थे। इन लोगों को जिस दिन ये समझ में आ जाए कि यार हमारे पूर्वज तो, जब हम मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप चैनलों पे देखिए, बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर कई धर्मगुरु हैं, बताते हैं कि हम तो पृथ्वीराज के वंशज हैं। अब उनको इतना मालूम है कि हम वंशज हैं, लेकिन हम जब बनाए गए, धर्मांतरित करे गए, किस एजेंडे पे किए गए थे, और हमसे क्या कराया जा रहा है, क्यों कराया जा रहा है, ये किसके विचार हैं, ये उनको समझना चाहिए ना। कि ये अगर वो इतना थोड़ा सा समझ लें तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो आप चाहते हैं कि मुसलमान पर धर्म बदल दें? हम ये नहीं चाहते कि आप कोई अपनी पूजा पद्धति बदलो। आपका जो धर्म आपको लगता है, देखिए ईश्वर एक है, ईश्वर के लिए तमाम माध्यम बने हैं। कोई अपने जैसे सनातन धर्म में आर्य समाज है, आर्य समाज मूर्ति पूजा नहीं मानता है। जैसे इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती, वैसे आर्य समाज में पूजा नहीं मानी जाती, मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती है। लेकिन वो भी मानते हैं कि एक परम सत्ता है जो पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। तो आपका विरोध इस्लाम में कट्टरवाद से है? कट्टरपंथी विचारधारा जो निर्दोषों को बिना मतलब में मार देते हैं, काट मचाते हैं, अपहरण करते हैं, हत्याएं करते हैं, बलात्कार करते हैं, ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं,
उनके खिलाफ मैं हूँ। ठीक है, आपने कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया। 19 जनवरी 1990 की वो काली रात जिसको कोई नहीं भूल सकता। अभी आपके पॉडकास्ट से पहले हमारे साथ सुशील पंडित जी थे, जिनको आप जानते होंगे। वो उनका परिवार उस त्रासदी में झेला हुआ है, उस दर्द को। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या बीजेपी ने अभी तक कश्मीरी पंडितों की वापसी कराई? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने कहा, एक शब्द बोला कि बीजेपी के लिए हम चुनाव में मुद्दा हैं वोट लेने के लिए, लेकिन हमारी वापसी, हम वहां पर वोट दे सकें, ये मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने अब तक कितने लोगों की कश्मीरी पंडितों वापसी कराई है? बहुत बड़े बड़े एरिया में बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनाई गई। कश्मीरी पंडितों के नाम से वो भूमियाँ आवंटित करी गई, इनको बना के उनको दिया गया। बाद में उन्हीं लोगों ने बेच दिया, वहाँ रहना उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने उन संपत्तियों को बेचा। ऐसी भी बहुत सारी जगह पर हुआ है। जब तक वो सुरक्षा दे पाया सरकार, उनको सुरक्षा मुहैया करा पाई? क्योंकि जब वो बसने की कोशिश किए तब आतंकवादी आए और गोली मार दी। लोग, जब वो उनको मनस्थिति उनको पूरी बनानी पड़ेगी ना कि नहीं मुझे रहना है। आप एक बात बताइए, जैसे बांग्लादेश की बात मैं अभी आपसे करता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से अभी जो वहाँ का सत्ता परिवर्तन हुआ और भीषण तरीके से मारकाट मचाई जाने लगी, वहाँ से बहुत सारे लोग अगल बगल के देश के रास्ते, हाँ, हिंदू समाज के लोग पलायन करने पर आए, लेकिन बहुत सारे हिंदू समाज के लोग तो रोड पे उतर आए। ठीक है, और ताल ठोक के कहा नहीं मेरा देश है, और लेके उसी देश का झंडा लेकर के डट के कहा कि भाई मेरा देश है ये, मैं अपने देश से क्यों जाऊँगा। तो इसी प्रकार से कश्मीरी पंडितों को भी डंके की चोट पे वहाँ के लिए मैदान पे आना चाहिए। चलिए ठीक है, हम कब तक भागेंगे, कहाँ तक भागेंगे? ठीक है, बांग्लादेश में सरकार उनके सपोर्ट में नहीं आई, वो खुद उन्होंने झंडा थाम लिया। यहाँ पर तो सरकार दावा करती है कि हम कश्मीरी पंडितों के सपोर्ट में हैं, उसके बाद भी अगर सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा पा रही है, उनका पुनर्वास नहीं कराया जा रहा है, तो इसमें दोष किसका है? किसी का नहीं, पूरा सरकार पूरी तरीके से उनके साथ में है। आप जो भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अभी तक गया ही नहीं, बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ये बात अलग है कि बहुत सारे ऐसे एरिए हैं जहाँ पर नहीं जा रहे हैं, वो खुद ही नहीं जा रहे हैं। पर फिर भी सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए, मेरा ये मानना कर रही है, लगातार कर रही है। लोग तैयार होने चाहिए, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। नहीं, लोग तैयार हैं, सुरक्षा मुहैया कराइए तो चले जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर जाने को तैयार है और लोग जा रहे हैं वहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि वहाँ के जो, जैसे बात मैंने पहले भी कही ना कि वहाँ के उन लोगों को ये सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे वहाँ पर बट लिखते हैं, वो कौन थे? भट्ट पहले लिखते थे, फिर बट लिखने लग गए। कश्मीरी पंडित ही थे, धर्म ही तो अपने बदला यार, आपके ही तो वो सब ब्लड के ही लोग हैं। ठीक है, पूजा पद्धति अलग हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना मानना चाहिए, मेरा मानना ये है कि ये देश हमारा, इस देश में आपने कोई भी पूजा पद्धति स्वीकार करी हो, लेकिन हमारे लिए देश प्रथम होना चाहिए। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही एक देश के अंदर नारा दिया कि नेशन फर्स्ट। ठीक है, एक भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए अपने जीवन को लगाओ। देश के तमाम नौजवानों ने उनको विश्वास दिया, प्रधानमंत्री बनाया, और आज भी आप देख रहे होंगे एक बड़ी तादाद देश के अंदर खड़ी हुई। जिस प्रकार से जो राष्ट्र भक्ति का ज्वार अब दिखने लग गया है, ये पहले नहीं था। देश की आज़ादी में कितने % लोगों ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया? कांग्रेस तो कहती है आपने बिल्कुल नहीं किया। अरे कांग्रेस तो कुछ भी कहती है, कांग्रेस कहती है आप तो थे ही नहीं उस वक्त। देखिए, हम ही सब लड़ाई लड़े। कांग्रेस का जो मानसिक संतुलन है वो पूरी तरीके से गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि उनका नेतृत्व करने वाला जो है वही मानसिक रोगी हो चुका है। आपने राहुल गांधी को पागल कहा था, इडियट कहा था, कार्टून कहा था, है उनकी हरकतें। आप ऐसे निष्कर्ष पे कैसे पहुंच गए? उनकी हरकतें हैं, आप उनके तमाम वीडियो देखिए ना, उनकी हरकतें आप देखिए ना। कोई भी आदमी, वो तो देश का बच्चा बोलता है। लोगों ने तो, मेरे शहर की मैं बात बताऊं, लोगों ने तो अपने नाम राहुल बदल लिए। उनके नाम राहुल थे, उन लोगों ने जा कर के कि भैया मेरा नाम राहुल है ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने नाम बदल लिए कि राहुल ही नहीं नाम मेरा। इस प्रकार के लोगों ने भी किया है। अच्छा, मैं जानता हूँ 2-3 लोगों को ऐसे जिन्होंने अपना नाम राहुल बदल दिया। हो सकता है, लेकिन वैसे मोटा केस में नहीं। वैसे आप राहुल गांधी को युवा मानते ही नहीं मानते? नहीं, वो बच्चे हैं, अभी बड़े भी नहीं हुए हैं। अच्छा, अबोध बालक इनको कहा जा सकता है। ठीक है, तीनों में से युवा कौन है? सीएम योगी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। देखिए, एक साल का अंदर है। राहुल गांधी जी तो अभी अबोध बालक हैं, और अपने क्या नाम है बताया, अखिलेश जी के बारे में। अखिलेश जी जो हैं वो अभी टीनेजर्स हो गए हैं। अच्छा,
युवा तो हैं। और योगी जी के बारे में क्या कहना चाहिए? योगी जी हैं अपना युवा। हाँ, अच्छा, युवा हृदय सम्राट है वो। ठीक है। अच्छा, आप पोस्टर बॉय के नाम से बड़े मशहूर हैं। आप राजनीति में आते हैं और पोस्टर, पूरे इलाके को पोस्टर से रंगीन कर देते हैं। क्या कहानी, क्यों इतना पोस्टर से प्रेम? आपको नारा बहुत देते हैं आप, और अभी आपने यूपी बाई इलेक्शन में भी आपने लिखा था नल कट डरेंगे ना कटेंगे। किससे आप डरने की बात कर रहे हैं, किससे कटने की बात कर रहे हैं? ऊपर से इजराइल के समर्थन में भी आपने सपोर्ट में पोस्टर लगाया था। तो आप पोस्टर बॉय हैं यूपी के, ऐसा क्यों आपके ऊपर आरोप लगता है? देखिए कि अभी क्या हुआ, जैसे 2 नारे बहुत फेमस हुए इस चुनाव में। तो कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव थे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो उन्होंने पूरे देश की बात करी कि पूरा देश को एक रहना चाहिए। जब हम एक रहेंगे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए और नेशन फर्स्ट, इसलिए वो शुरू से ये बात बोलते आए और उन्होंने उसी बात को बोला कि एक रहो, सेफ रहेंगे। जब सब लोग एकजुट रहेंगे, देश के लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी, तो हमारे यहाँ के लोग, चुनाव में ही क्यों नारा दिया? हमारे यहाँ के ही लोग ना पाकिस्तान के फेवर में खड़े होंगे ना चाइना के फेवर में खड़े होंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या अर्थ है? वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि देश पे जब चीन का हमला हुआ तो एक विचारधारा के लोग चीन के साथ खड़े हुए। ठीक है। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान के साथ में लोग खड़े हुए। उन्हीं लोगों को बताया गया कि आप सब लोग एक रहो, सेफ रहोगे, तभी आप गद्दारी करोगे, देश की दूसरी शक्तियों के साथ में खड़े होगे तो वो जब आपके ऊपर बम मारेंगे तो बचोगे आप भी नहीं। तो इसलिए एक रहो, क्योंकि देश हमारा है, देश को मजबूत करो। ये बात ऐसा तो नहीं हिंदुओं के लिए नारा दिया गया था? नहीं, वो पूरे देश की। देखिए, कभी भी प्रधानमंत्री जी के मुंह से आपको इस प्रकार की बात नहीं है, वो पूरे देश की बात करते हैं, सारी आबादी की गणना करते हुए कितने करोड़ भारतवासियों की जो है बात करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से योगी जी के लिए भी जैसे है, उनका नारे को जो है भ्रमित करने का लोगों ने काम किया कि कटेंगे तो बटेंगे। अब मैंने जो पोस्टर, आप जिस पोस्टर की बात कर रहे हो, मैंने एक अखंड भारत का एक चित्र बनाया। उसमें ये अंकित करते हुए कि ये अफगानिस्तान था, पहले गंधार हुआ करता था, जहाँ से गांधारी आई। पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग रहा है, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये सब जो भी ये सारी जो थे, ये सब भारत के अंग रहे। बांग्लादेश, जो पश्चिमी बांग्लादेश और ये पूर्वी बांग्लादेश, इस प्रकार से दोनों एक ही थे। बाद में बंटवारा हो गया तो वो अलग हो गया। ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो अलग अलग थे, ये क्यों हुए? क्योंकि हम जातिवाद में, भाषावाद में, प्रांतवाद में, संप्रदायवाद में बटे तो हमारा देश कटता गया। तो वो चीज़ उसको दिखाते हुए मैंने तो आपने देश की सोची, मैंने वो बात वो मेरा ही नहीं, वो पूरा का पूरा नारा जो है वो योगी जी का जो आप बता रहे हैं, योगी जी ने भी उसी लाइन पे बोला है। लेकिन हिंदू तो बात करते हैं बटेंगे कटेंगे हमारे लिए दिया गया था। योगी जी तो मानते हैं कि इस देश के, जैसे मैंने अभी कहा ना कि मैं और हमारी पूरी विचारधारा मानती है हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। यहाँ से जो ये लोग जाते हैं, मुस्लिम समाज के लोग जब उम्रा करने और ये सब करने के लिए बाहर जाते हैं तो उनको वहाँ पर आप उनसे पूछिए क्या बोला जाता है। उनको बोला जाता है कि हिंदू मुसलमान हो, उनको बोला जाता है ये बात। तो उनकी पूजा पद्धति अलग है, उनको विश्व में भी इस तरीके से लोग हिंदू मुसलमान के ही रूप में बोलते हैं। तो उनको बोलने में क्या हर्जा होता है? तो जब हिंदुस्तान में सभी हिंदू हैं तो ये नारा देने का क्या अर्थ है? इसीलिए कि उन लोगों के मन में भरा हुआ है कि हम अलग हैं। तो ये तो चुनाव के वक्त ये लोगों को ये संदेश देना चाहे कि सब एक हैं। चुनाव के बाद दे सकते थे या चुनाव से पहले दे सकते? चुनाव के दौरान हर रैली में क्यों दिया जाता है? ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बात बहुत सालों से चली आ रही है। पहले से ही ये बात हमारे, मतलब मैं तो बचपन में सुनता रहा, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे के बाद ही एक हैं तो सेफ है आया। बचपन से लेके आज तक मैं सुनता रहा। मैं बहुत छोटा था तब से मैंने नारे सुने हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ठीक है। तो इसमें क्या समस्या है? हिंदू जो है हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है। हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू। आपका संप्रदाय, आपके विचार अलग हो सकते हैं, जैसे देश हमारा है, धर्म अलग अलग हैं, जातियां अलग अलग हैं, लेकिन हम हैं, हमारी जो आइडेंटिटी है कि हम भारत में रहने वाले लोग। तो आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? हिंदू राष्ट्र तो भारत था, है, रहेगा। इस धरती पे किसी माँ ने ऐसा लाल नहीं जना है जो भारत को हिंदू राष्ट्र से अलग कर सके। संवैधानिक रूप से तो नहीं है हिंदू राष्ट्र। हमारी मान्यताएं हैं,
मान्यताएं अलग हैं, संविधान देश तो संविधान से चलेगा। संविधान से चलेगा, संविधान के हिसाब से हम लोग चलते हैं। जो लोग संविधान में तो हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा है। भाई साहब बहुत सारी चीजें संविधान में नहीं लिखी हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में क्या संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है। संविधान में हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में भी लिखा है। आप संविधान देखेंगे तो उसमें भगवान की फोटो है, राम जी की फोटो है, ऐसा नहीं है। उसमें टीपू सुल्तान की फोटो है। लेकिन अब संविधान में देश को हिंदू राष्ट्र नहीं कहा गया। कि आपका मानना हो सकता है, ये आपका मानना हो सकता है कि देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, लेकिन और लोगों के लिए क्या, या आप कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है जहर बो रहे हैं उनके अंदर, वो डर डाल रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र, यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा तो जय श्री राम कहना पड़ेगा। मैंने अभी तक कोई डर की बात नहीं करी है। मैं तो हिंदू राष्ट्र करना क्या है? क्यों मुसलमान यहाँ पर अपने आप को मुसलमान न कहला सकता है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो जो हिंदू समाज जिसको कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, तो ये धर्म वो धर्म है जहाँ पर जब छोटा सा बच्चा होता है ना, जब ऐसे ऐसे चार दोनों हाथों पैरों से चलता है, अक्सर आपने बच्चों को देखा होगा, कभी चींटी को ऐसे ऐसे मारने लगते हैं, चींटे को मारने लगते हैं, तो माँ कहती है अरे नहीं बेटा मत मारना, भगवान जी का वास है। पेड़ पत्ती तोड़ रहा होता है, नहीं ये फलाने तुलसा जी हैं, देवी हैं, ये फलाना छूना नहीं, तोड़ना नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ तो बचपन से ही जो है, जिसे कहा जाता है ना सेकुलरिज्म जो है ना, बचपन से ही डाल दिया जाता है कि किसी को अहिंसा नहीं करनी है, किसी को नहीं मारना, बिना मतलब में किसी का नुकसान नहीं करना है। ये तो छोटे बच्चों से ही सिखाने हमारे यहाँ की माँ शुरू करती है। तो हिंदू किसी के लिए खतरा कैसे हो सकता है? नहीं, खतरा नहीं, लेकिन ये जब आप बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र ही होगा, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, नहीं है, ये हमारी मान्यता है। आपकी मान्यता, लेकिन लोगों को डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा भैया? क्योंकि आप हमको एक बात बताइए, आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए या कैसा होगा? हिंदू राष्ट्र जैसा है ना भारत, कि पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, ठीक है, पूरी दुनिया को विज्ञान दिया, पूरी दुनिया को हमने गणित से लेकर के नक्षत्रों की गिनती से लेकर के आयुर्वेद से लेके योग से लेकर के सारी चीज़ें दुनिया को हमने दिया है। तो हमारा काम हमेशा ऐसे रहा है, देने की स्थिति में। ठीक है। दुनिया में जब तमाम ऐसे देश थे जो जंगलों में रहते थे, जब उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे, तब भारतवर्ष में जो है तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। तो हमारे इतने सारे त्योहार पर्व क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि हम हर दिन को सेलिब्रेट करते थे। इतनी संपन्नता रही कि कभी किसी को किसी प्रकार का कष्ट ही नहीं है। सभी लोग सुखी हैं, प्रसन्न हैं, आनंद के साथ में हर दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये है हिंदुस्तान। हमारे यहाँ नहीं है कि भैया हमको ये एजेंडे पे काम करना है कि वहाँ पर जो है मरने के बाद जो है हमको हूरें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी और वहाँ पर शराब की नदियाँ बहेंगी, तो ऐसा होगा तब ऐसा होगा। ये हम लोग क्या नहीं सिखाया गया। मेरे यहाँ ये सिखाया गया, मुझे जो बताया गया कि जीवन में अच्छे काम करो, परोपकार के काम करो, और ऐसे काम करना है कि जीवन में मोक्ष मिले। मोक्ष का तात्पर्य ये है कि जिस परम सत्ता से हमारे अंदर जो अंश है, वो सारी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सभी के अंदर उसी ईश्वरी शक्ति का अंश है। तो जैसे आज की बात मैं कहूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, तो मोदी जी अभी मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे पूरे देश में घुमाने लग जाएं, तो मेरे लिए तो परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल। तो पूरी रंगबाजी में आ जाएंगे। बिल्कुल, है ना। तो उसी प्रकार से जब हमारे ये अंश उसी परम सत्ता में जाके विलीन हो जाएगा, तो हम क्या हो गए? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हो गया ना। तो उसके लिए हमको अपना अकाउंट जो है वो बढ़ाना होगा। वो कैसे बढ़ेगा? अच्छे काम करके, परोपकार करके। इस प्रकार से जब मुक्ति पाएंगे तो हम उसी सत्ता में जाके विलीन हो जाएंगे। ये हमारी सोच है। हमारे यहाँ नहीं है कि भैया आपको वहाँ पर हूरें मिलेंगी और आपको शराब की नदियाँ मिलेंगी। नहीं सिखाया गया। कैसे समझाएंगे आप कि आप हिंदू राष्ट्र स्वीकार कर लें? मैं तो ये भैया जो आपसे शुरू से वही बात कह रहा हूँ कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। हमारी विचारधारा नहीं मान रहे हैं तो ना मानिए जा रहा है। नहीं, थोप कौन रहा? मैं तो ये हमने अपनी मान्यता बताई। तो आपकी मैं मानता हूँ तो तोड़ने वाली है ना फिर? कौन तोड़े ना मेरी मान्यता? आपकी मान्यता तोड़ने वाली। आप यहाँ पर, भारत एक विविधताओं भरा देश है, इसमें सारे धर्म रहते हैं, मंत, जाति, पंथ, सारे संप्रदाय रहते हैं। अब आप इसमें कहेंगे सिर्फ ये हिंदू राष्ट्र है, तो दूसरे वाले को विरोध होगा, दूसरे वाले को समस्या होगी। अगर आप कहेंगे कि ये सबका देश है तो फिर लोग स्वीकार करेंगे। अच्छा, या तो अगर आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, तो एक ऐसे विचार बताएं जिसके कारण लोग आकर के इस चीज़ को स्वीकार कर लें प्रेम से। बांग्लादेश क्यों बांटा गया? बांग्लादेश, पाकिस्तान क्यों बनाया गया? पाकिस्तान इसलिए बनाया क्योंकि वहाँ पर अफगानिस्तान अलग क्यों हुआ? मिस्र की जो वहाँ की जो सभ्यताएं हैं उनको नष्ट क्यों किया गया? दुनिया भर के इतने सारे राष्ट्र
जो कभी अलग अलग धर्मों की मान्यताओं पर चलते थे, उन धर्मों को नष्ट क्यों किया गया? मेरा प्रश्न अब आपसे है कि इन सारे धर्मों में, इन सारे जो तमाम ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के धर्म मानने वाले लोग थे, आज वहाँ सारे मुस्लिम हैं। उन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि वो सब खत्म हो गए, वहाँ के धर्म के मानने वाले खत्म हो गए? अफगानिस्तान के अंदर जब हुआ तो काफ़ी बड़ी संख्या में हिंदुओं की भी आबादी, आज कहाँ गई वो आबादी? पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी देश की 40% आबादी हिंदुओं की थी, कहाँ चली गई वो आबादी? अभी बांग्लादेश के अंदर जो घटनाक्रम हुआ उसमें हिंदुओं को टारगेट क्यों किया गया? क्यों मारकाट मचाई गई? क्या दोष था उनका? तो कश्मीर के अंदर से जो हुआ वो क्यों हुआ? बंगाल के अंदर जो हो रहा है, बंगाल के अंदर कई जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदू आबादी 5-10% बची है। कहाँ चले गए बाकी लोग? क्यों चले गए बाकी लोग? इस पर आप लोग कभी बात क्यों नहीं करते? तो आपका मानना है कि इस्लाम दूसरों को काटता पीटता है? आपको इतिहास में नहीं मिला क्या? आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, आपने तो पढ़ा होगा ना इतिहास में। नहीं, मैं आपसे क्या क्या हुआ? तो मैं तो बता रहा हूँ, तो देश का बच्चा बच्चा जानता है किसने किसने क्या क्या किया। और अभी इस दौरान की जो है आतंकवादी घटनाएं अब देश के अंदर हो रही कहीं पर, जो कांग्रेस के समय में जिस प्रकार से हिसाब से हिंदू राष्ट्र रहेगा तो सब सुरक्षित रहेंगे, ये मानना है? हिंदू सनातन विचारधारा कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को मारने पर विश्वास नहीं करती है। वो इस पूरी प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड की सुख और शांति की कामना करती है। हमारे तमाम वैदिक मंत्र हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं और आप भी सब जानते होंगे कि तमाम प्रकार के मंत्र है कि ओम देखो शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, आपहा शांति, औषधया, सबकी शांति बोलते हैं ना। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे। तो इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण हम सभी के कल्याण की बात कर रहे हैं। तो आपका वसुधैव कुटुम्बकम का नारा मोदी जी दे रहे हैं ना, जाके दुनिया भर में कि पूरे विश्व को अपना परिवार। कभी नहीं कह रहे कि आप सब लोग हिंदू धर्म स्वीकार कर लो, लेकिन मानवता को मानवता के साथ में जीना सीखो। तो आपकी वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, ठीक है, वो ठीक है। अच्छा बताइए, यूपी बाई इलेक्शन की तरफ चलते हैं। यूपी बाई इलेक्शन में बीजेपी 6 सीट जीतती है, आरएलडी 1 सीट जीतती है और सपा 2 सीट जीतती है। अब इसमें खास चीज़ ये होती है कि कटेहरी आप लोग 33 साल बाद जीत जाते हैं। धर्मराज निषाद वहाँ पर आपके पार्टी के ही हैं, वो विजेता बनते हैं। साथ ही साथ एक कुंदरकी विधानसभा है मुरादाबाद की, जहाँ पर 11 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े होते हैं। वहाँ से रामवीर सिंह ठाकुर 1,44,000 मतों से ज़्यादा वोट से जीत जाते हैं। कितना बड़ा ये आपके लिए चुनाव था और कितना अच्छा आपको लगा कि आप इतने 2 सीट पर इतने साल बाद आप जीते और उस सीट पर जीते जहां पर 11 मुस्लिम प्रत्याशी थे? क्या बटेंगे तो कटेंगे जो नारा था वो यहां पर काम कर गया? देखिए, वहां पर बहुत सारे मुस्लिमों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अच्छा, पहली चीज ठीक है, काफी लोगों ने दिया। ये शुभ संकेत है बीजेपी के लिए। नहीं, मुसलमान काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, लेकिन कश्मीर में तो लेकिन राष्ट्रवादी मुस्लिम जो देश को अपना मानता है, इस देश के महापुरुषों को अपना मानता है, जो मानता है कि इस देश के जो भी पूर्वज हैं वो हमारे हैं, वो मुस्लिम भारत के साथ, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। जो ये मानता है कि नहीं, मेरे तो जो बाहर के तमाम ऐसे ऐसे देश हैं कि मेरा तो वहाँ से सब डीएनए वहाँ का है, मैं तो वहीं से आया था, अवतरित हुआ था, यहाँ पर आकर लैंड किया, कब्जा करने के लिए आया, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो भारत में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिसमें मुस्लिम भी बड़ी संख्या में, जो इस देश को अपना मानते हैं, जो इस मातृभूमि को अपनी मातृभूमि मानते हैं, जो मानते हैं कि राम भी हमारे पूर्वज हैं, जो उनकी पूजा पद्धति अलग है, वो कभी मंदिर में जाएं ना जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना मानना ही पर्याप्त है कि हाँ, हम सब भाई हैं, हमारा डीएनए एक है, ये देश हमारा है। इतनी ही बात अगर इस देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक ये मान लेता है तो ये सारे विवाद खत्म हो जाएंगे और यही हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, तो लेकिन आप कहना चाहते हैं कि आपको कुंदरकी में मुसलमानों ने भी सपोर्ट किया, और आपने जैसे दूसरी बात करी ना कि 11 मुस्लिम प्रत्याशी थे, तो ये आपका जो प्रश्न है उसी में उत्तर भी है कि जब वो लोग लड़े, 11 लोग एक ही संप्रदाय से लड़े तो बट गए। और यहाँ पर योगी जी का नारा चल गया कि बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, वो नारा इस संदर्भ में नहीं है भैया। वो नारा पूरे देश को लेकर के है कि सब लोग बटो मत, देश को एकता के सूत्र में बांध के रखो।
मुझे बस समस्या इस बात से हो जाती है कि बटेंगे तो कटेंगे नारा चुनाव में क्यों निकल के मैं आया आपको पूरा विषय समझा। मैं उससे पहले नारा ये सुनता ही नहीं था, ना ही सुना था। अच्छा, आपने ये सुना था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? कहा बिल्कुल सुना था। आपने ये सुना था कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन ये दूसरे धर्म के लोग नहीं स्वीकार करेंगे। स्वीकार करते हैं, करते अब हैं, जबरदस्ती बोलते आप स्वीकार कराएंगे नहीं, तो अलग बात है। जबरदस्ती आज तक जैसे जबरदस्ती श्री राम बोला और उधर से आएगा कि जबरदस्ती अल्लाह अकबर बोल। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की बात कर रहे हैं क्या आप, जो आपके आरएसएस की एक दूसरी विंग है? बहुत सारे लोग क्यों आ रहे हैं वहाँ पर? वो भी तो गजवाए हिंद की मनोकामना लेकर के जी सकते हैं ना, लेकिन वो मान रहे हैं ना कि नहीं, ये गलत चीज़ है, देश ये हमारा है और ये दूसरों विदेशियों का एजेंडे पे हम काम नहीं करेंगे। हम अपने भाइयों पर गोली नहीं चलाएंगे, हम ऐसी शक्तियों का साथ नहीं देंगे जो हमको प्रेरित करें कि हम अपने ही घर में आग लगा लें। ठीक है, तो वो सब हैं। तो क्या बीजेपी के वोटर भी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं चुनते हैं? क्यों नहीं चुनते हैं, देते हैं। अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ कई युवा मोर्चा में मैं राष्ट्रीय टीम में था, उसमें से बहुत सारे मुस्लिम लड़के थे जिनको टिकट दिए गए, चुनाव लड़े। कश्मीर का मैं आपको एक बताऊं, मेरे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था एजाज हुसैन करके, वो श्रीनगर से पहली बार चुनाव जीता। भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव जीती भाजपा से। तो कश्मीर से लेकिन एक भी वोट नहीं मिला बीजेपी को कश्मीर चुनाव में। नहीं, एक वोट, ये आपसे किसने कहते एक भी वोट नहीं? वोट क्यों नहीं मिला? नहीं, एक सीट नहीं मिली कश्मीर, सीट नहीं मिली वो है, लेकिन वोट मिला वहाँ से। मैंने बताया ना, जम्मू क्षेत्र से आपने 29 सीट जीती, लेकिन कश्मीर से आपको एक भी सीट नहीं मिली। वोट तो मिले ना वहाँ पर, वोट मिली, सीट नहीं मिली ना। वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग हो रही, ये आपके लिए मामूली बात लग रही है? नहीं, मामूली बात मुझे नहीं लग रही। वोटिंग होना ही बहुत चुनाव हुआ, बहुत अच्छा चुनाव हुआ, 370 के बाद हुआ। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बन गई, लेकिन चीज़ यह है कि आपको कश्मीर की जनता ने आपको विश्वास नहीं, आप उसका जीत पाए, और वो आपको अभी तक सपोर्ट नहीं कर रही है। धीरे धीरे हर दिशा में बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए ठीक है, आपका एक नारा बटेंगे तो कटेंगे यूपी में चल गया, हरियाणा में चल गया, महाराष्ट्र में चल गया, झारखंड में आप विफल हो गए, वहाँ पे नहीं समझा पाए कि देश एक है। वहाँ पर भी जो वोट प्रतिशत है वो बहुत बढ़ करके मिला है पहले की अपेक्षा। अच्छा। और जहाँ तक मेरा विश्वास है कि अगली बार जो अभी चुनाव होने वाला है, आएगा जो आपकी चुनाव, वहाँ पर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जिस विश्वास के साथ में मैं बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ और भगवान मेरी बोली हुई बातों को पूरा भी करता है। चलिए, तो ईश्वर चाहेगा, प्रभु चाहेंगे तो अगली बार जब हम आपकी मुलाकात होगी तो पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार होगी और झारखंड में भी भाजपा की सरकार। पश्चिम बंगाल आप ला दिए हैं, टर्म कॉइन कर दिए हैं, तो पश्चिम बंगाल पे भी एक सवाल बन जाता है। लोकसभा चुनाव जिसमें बीजेपी आती है और प्रचार करती है और हर रैलियों में कहती है, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपके बहुत बड़े आपके नेता कहते हैं कि मैं इतने लोगों का पिंडदान करके आ रहा हूँ। वो बस याद दिलाते हैं पिंडदान करके आ रहा हूँ, भाजपा के कार्यकर्ता कितने मार दिए गए। लेकिन जब बीजेपी वहाँ पर चुनाव हारती है, वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार बनती है, तो वहाँ से सारे बीजेपी के जो बड़े बड़े वहाँ पर प्लांटेड नेता थे वो भाग करके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ के कार्यकर्ताओं को 4.5 लाख कार्यकर्ताओं को असम जाना पड़ता है, बगल के राज्य जाना पड़ता है, वहाँ पे विस्थापित होते हैं। बंगाल में वायलेंस का जो कल्चर है वो बहुत पहले से है, और उसके बाद भी बीजेपी बस आती है कि मैं इतने लोग मार दिए गए, इतने लोग मार दिए गए, उसने अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। और बीजेपी का ये स्टैंड रहता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ देती है। जहाँ तक मैंने वेस्ट बंगाल में जो काम किया है, काफ़ी लंबे समय तक मैंने भी काम किया है, और वहाँ पर भी मेरे ऊपर मुकदमे हैं। बहुत सारी ऐसी जेलें हैं जहाँ पर कार्यकर्ता तमाम प्रकार के FIR करा कर उनको जेलों में भरा गया। मैं सारी जेलों में गया, उनके यहाँ मिला हूँ, उनके परिवारों से मिला हूँ, और पार्टी पूरी तरीके से उनके परिवार के साथ भी खड़ी है, उनकी हर प्रकार की चिंता करती है। कहाँ से? दिल्ली से? दिल्ली से भी करती है, वहाँ के प्रदेश से भी करती है, और उनके बहुत सारी चीज़ें उनके लिए एक चीज़ तो है, ये आप मानेंगे कि बीजेपी अपने कार्यकर्ता को सपोर्ट नहीं करती? नहीं, बिल्कुल करती है। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जान की बाजी लगा देते हैं, लेकिन बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे मरने के लिए छोड़ देती है। अखिलेश जी ने किसके लिए जान की बाजी लगा? नहीं, अपने जितने भी, अगर एक छोटा सा कार्यकर्ता है उसके लिए भी वो सपोर्ट करती है, वहाँ पर जाती है, लड़ती है उसके लिए, लेकिन बीजेपी अपने बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को छोड़ के चली जाती है। नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। नुपुर शर्मा को छोड़ दी थी बीजेपी। नहीं, छोड़ा कहाँ से?
छोड़ दिया, उन्होंने पार्टी से बर्खास्त कर दिया। अभी कंगना रनौत ने एक बयान दिया था किसान आंदोलन पे, उनको उन्होंने कह दिया कि अपने लिमिट में रहें, अपने हद में रहें। तो बीजेपी हमेशा उन लोगों को जो कुछ थोड़ा मुखर होकर के बात करने की कोशिश करते हैं उनको दबा देती है। देखिए, मुखर होकर के बात करना एक अलग विषय है। किसी के बारे में जो भी बात करें, मान लीजिए बहुत भारतीय जनता पार्टी का मानना ये है कि किसी के बारे में इस तरीके का, जिसकी किसी के प्रति आस्था है, उसके बारे में टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए, तो मतलब क्या बीजेपी में क्या किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत सोच प्रभावी नहीं है? नहीं, आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर पार्टी के उस पर बैठे हुए हो ना। आप कमरे में बैठ करके कोई भी चर्चा कर रहे हो, 1 to 1 बैठे हो 10 लोगों के साथ। कंगना रनौत ने तो मीडिया को बाइट दिया था, मीडिया को बाइट देने के लिए, तो वो उनकी सोच थी। बाद में उन्होंने क्लियर भी किया कि मेरी सोच है, पार्टी से इसका कोई लेना नहीं। वही चीज़ है कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए ना। किसी के जहाँ पर आस्था का विषय हो, जो किसी की मान्यता है, कि उसके ऊपर चोट नहीं करनी चाहिए। वो अपना उनका अलग है विषय, भाई वो सब सोच समझ रहे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं ना उस चीज़ को। तो जब उनको उस पर कोई आपत्ति नहीं, तो हमको आपत्ति नहीं अपनी दर्ज करानी चाहिए। ठीक, एक सवाल है, आप चाहें तो उसको टाल भी सकते हैं। सवाल ये है कि अब योगी जी ने अपना दमखम दिखा दिया है इस चुनाव के बाद, तो उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त, अब उनका लोहा पूरी दुनिया मानती है और पूरा भारत मानता है। अब 2027 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें सीएम कैंडिडेट के साथ क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े स्टार प्रचारक रहेंगे, ये आपका मानना है, या मोदी जी ही सबसे बड़े स्टार प्रचारक रहेंगे? देखिए, मोदी जी ही सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। और मोदी जी की जो संगठनात्मक, क्योंकि योगी जी के बाद ही मोदी जी ने नारा दिया था, एक है तो सेफ है। सबसे पहले योगी जी ने दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। खैर, उस नारे के खिलाफ मुखालिफत भी हुई, पंकजा मुंडे भी ने उसके खिलाफ बोला, अजित पवार ने भी उसके खिलाफ बोला, और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो केशव मौर्य ने भी उस नारे से दरकिनार खुद को कर लिया था। किसने क्या क्या बोला, ये सबका अपना अपना मत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास रखती है और सभी लोगों को अपनी बात रखने का वो है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से दे, जिसको जो भी दिख रहा है, जिस हिसाब से दिख रहा है उस हिसाब से। अभी आप कह रहे हैं कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और एक समय आप कहते हैं कि दायरे में रखना पड़ेगा। किसको बोला दायरे में? आपने कहा कि सबको प्लेटफॉर्म पर मानेगा, सही प्लेटफॉर्म पर रखने का अधिकार तो ये भी तो एक मुखालिफत है। पंकजा मुंडे योगी आदित्यनाथ जी के नारे को दरकिनार कर देती हैं। देखिए, दरकिनार करना या जो भी किया, जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, या इस प्रकार के जो लोग हैं, वो बात क्या कह रहे हैं कि भाई एक विधायक लखनऊ का एक कोई है, मान लीजिए, इतना बड़ा देश है, एक शहर का एक विधायक क्या बोल रहा है, उस बात को लेकर के केरला के अंदर जा करके उस बात को उतना वो नहीं हो सकता, वहाँ पे कोई कह सकता है। लेकिन सीएम योगी जी का कद बहुत बड़ा है आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, और शायद उनके आगे पंकजा मुंडे जी भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देती हैं। तो अगर वो उनके बयान का मुखालिफत या उनके नारे की मुखालिफत कर देती हैं, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी में भी तो असंतोष दिखाई देता है। तो इस मुद्दे पर आप तो कहते हैं कि अधिकार है सबको अपनी अपनी बातें रखने का, और लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत विचारधारा की बात करता है तो उसको लिए आप कहते हैं कि नहीं, पार्टी के हित में रखना पड़ेगा। ये दो एक चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट करती है। देखिए, पार्टी के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जी, जिन प्लेटफॉर्म में जा करके आपको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। ठीक है, और जिसका पालन सभी लोग करते भी हैं। ठीक है। कई बार कुछ लोग अति उत्साह में कुछ भी बोल जाते हैं, तो उसके बाद जो भी होता है, संगठनात्मक कार्रवाई जो होती है, समझाया जाता है, बुझाया जाता है, या बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर थोड़े दिन के लिए ब्रेक दे दिया जाता है कि थोड़े दिन जाओ, चिंतन करो जा करके, क्या गलतियाँ मुझसे क्यों हो रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपका मानना ये है कि यूपी इलेक्शन में सबसे बड़े प्रचारक मोदी जी ही होंगे, उनसे बड़ा प्रचारक अभी कोई नहीं है? अभी सबसे देश का सबसे बड़ा नेता, देश के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। ठीक है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपसे अंदर की जानकारी लेना चाहते हैं। क्या लोकसभा चुनाव में सीएम योगी को कमज़ोर करने की साजिश हुई थी? नहीं। और क्या अभी योगी जी और केशव मौर्य में सब कुछ ठीक चल रहा है? सब बढ़िया है, सब ठीक है। तो बाई इलेक्शन चुनाव से पहले जेपी नड्डा जी की मुलाकात हुई थी केशव मौर्य से अकेले में। क्या बार बार लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसी बातें हो रही थी? योगी जी बहुत नाराज भी थे, बहुत दुखी भी थे। आप जब मोदी जी शपथ ले रहे थे तो उनका चेहरा देखने लायक था। बीजेपी 33 सीट लेकर के आती है लोकसभा चुनाव में, 37 सीट पर अखिलेश यादव की पार्टी जीतती है। कहीं ना कहीं योगी जी को कमज़ोर करने की सत्ता से या कुर्सी से, सीएम की कुर्सी से हटाने की साजिश चल रही थी। क्या ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत, एक तो संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत है।
बूथों से लेकर के और राष्ट्रीय नेतृत्व तक का जो संगठनात्मक ढांचा है बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार जैसे एक मंडल है तो मंडल के अंदर 4-5 वार्ड हैं। 4-5 वार्ड में कई बार होता है कि किसी का किसी से कोई बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो गया, तो उसमें से जिलाध्यक्ष के पास विषय गया, जिलाध्यक्ष ने सबके साथ बैठा करके सबका विषय सुना और समाधान कर दिया, खत्म हो गई बात। तो जहाँ पर एक परिवार है, तो परिवार समस्या थी नहीं, अगर होगा मेरी जानकारी में इस प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं है। अच्छा। और सभी लोग एकजुट होकर के पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे लिए देश सबसे पहले है। तो सब भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे वो राष्ट्रीय का पदाधिकारी हो, और चाहे सरकार, जहाँ पर हमारी सभी तमाम राज्यों में सरकारें हैं, तमाम हमारे मंत्री, विधायक, सांसद, सब लोग एकजुट होकर के एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बने। ठीक है। और हमारे देश का वो खोया हुआ गौरव वापस हो। ठीक है। आपको क्या लगता है कि यूपी के जो सीएम जो योगी आदित्यनाथ जी हैं सबसे बेहतरीन है, या केशव मौर्य जी को बना दिया जाना चाहिए? नहीं, सभी लोग बढ़िया अपनी अपनी जगह पर सब अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, मैं सीएम कुर्सी की बात कर रहा हूँ। ये संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग ये वो तय करें। आपका पसंद योगी जी नहीं है? मेरे लिए सभी लोग हमसे सभी सीनियर हैं और मैं सभी का सब बहुत सम्मान करता हूँ। चलिए, मैं समझ सकता हूँ आप ये बात नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है। ये एक चीज़ बताइए कि एक आपसे जुड़ा हुई मामला है कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी। साल 2013 में मोदी जी ने शुरुआत किया कि कांग्रेस मुक्त भारत रहेगा, लेकिन बीजेपी ने पाला बदला और कांग्रेस युक्त बीजेपी कर दिया। मैं लिस्ट बता देता हूँ: गौरव वल्लभ, सुनील जाखड़, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जगदीश शेट्टार, जयवीर शेरगिल, शहजाद पूनावाला, अनिल अंटनी, रीता बहुगुणा जोशी। इनके बारे में कहा गया कि 2013 में जब इन्होंने 8 साल पहले पार्टी ज्वाइन की बीजेपी को, उनको लखनऊ कैंट से सीट दी गई, तो आप ही इनकी मुखालिफत कर गए। आप लोगों ने कहा हम क्या करेंगे, हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, और आकर के कोई और आगे चला जाएगा। दूसरा कैप्टन अमरिंदर सिंह, आरपीएन सिंह और जतिन प्रसाद, जो कि अभी मंत्री हैं। बीजेपी अपने जो कार्यकर्ता जो ग्राउंड पर काम कर रही है उसको न सीट दे करके उस व्यक्ति को उतार देती है जो कि बाहर से कहीं आता है, जो कभी उसका विरोध कर रहा था। अब आप क्या कहते हैं कि बीजेपी जो करती है वो सही कर रही है, या अपने कार्यकर्ताओं का हक मार रही है? जैसा मैंने बोला कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की सोच ही नहीं रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, और आपने भी विरोध किया था, भारतीय जनता पार्टी ने, मान लीजिए जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और चुनाव लड़ना चाहता हूँ, चुनाव लड़ने का आवेदन किया, ठीक है, पार्टी को लगा कि नहीं, फला व्यक्ति ज़्यादा प्रभावी हो सकता है, उस व्यक्ति के आने से हमको और भी बहुत सारी चीज़ें जो वैचारिक रूप से परिवर्तन होता रहता है। तो अब मान लीजिए जो ये लोग आए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम करना शुरू कर दिया, पार्टी ने टिकट दिया, तो ऐसा तो नहीं था कि मुझे घर बैठा दिया गया। कार्यकर्ता जैसे आप 2003 से काम कर रहे हैं, मैं उसी बात पे ऐसा तो नहीं था कि मुझे घर बैठा दिया गया। भाई, मैं विधानसभा मांग रहा था, मुझे राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। तो मैं एक छोटी सी विधानसभा में एक विधायक बन करके काम करता, तो पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा या मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मुझे राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। देश भर के अंदर प्रवास दौड़ा, भागी करा, तमाम बहुत प्रकार के अनुभव मिले। पार्टी में पद देना और सीट देना बहुत अलग चीज़ होती है। सीट देने से आप मजबूत होते हैं राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में। पार्टी में पद दे करके तो कोई किसी को बैठा सकता है शांति से, लेकिन चीज़ ये है कि जब सीट देता है तो वो उसका हाथ मजबूत करता है। लेकिन ये जब सीट देने की बात आती है तो अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ करके जो कांग्रेस के बाहर वाले रहते हैं उनको अपने पार्टी में शामिल करके और वोट सीट इनको दे देती है। कार्यकर्ता बेचारे ऐसे तकते रहे कि भैया हम दरी लगाते रहेंगे, हम कुर्सी लगाते रहेंगे। तो ये बीजेपी कहीं ना कहीं गलत नहीं कर रही अपने कार्यकर्ताओं के साथ। देखिए, पार्टी गलत या सही नहीं करती, पार्टी सभी के लिए अच्छा सोच करके करती है। मैं आपको वही बात कर रहा हूँ, आज मैं राष्ट्रीय महामंत्री नहीं हुआ होता, आज आपके पास में बैठा होता क्या? भाई, आपके पास में आया हूँ तो एक किसी यहाँ पर आपके पास कितने उत्तर प्रदेश के विधायक बैठे, कितने विधायक यहाँ पर आ गए, आज आपके सामने मैं बैठा हूँ तो इसी नारायण तो कि देश भर के अंदर मैंने काम किया, देश भर के अंदर तमाम लोगों का स्नेह प्राप्त हुआ, लोगों से तमाम नए परिचय हुए, तमाम लोग मित्र बने, बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत सारे लोगों को संगठन के साथ में जोड़ा। बहुत सारे लोग आज हमारे साथ के हैं, हमारे जूनियर हैं,
जो विधायक तो भी आप हैं, नाराज नहीं सांसद हैं? भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, प्रदेश में भी मंत्री हैं, कई राज्यों के गृह मंत्री हैं। तो आप सब नाराज तमाम नहीं है कि कांग्रेस मुक्त भारत जिस जो थी वो कांग्रेस से युक्त बीजेपी हो गई है? जिस दिन पार्टी को लगेगा, जहाँ पर मुझे उनको लगेगा कि हाँ अब इसको यहाँ पर ये करना है तो वो करेंगे। ये बैठे हुए ऊपर के शीर्ष के जो नेतृत्व करता हैं वो सभी का आकलन करते हैं, सभी की चिंता करते हैं और सभी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। ये बात बताइए कि बीजेपी जब चुनाव में गई थी तो उसने वक्फ बिल संशोधन विधेयक पे बात की थी और कहा था कि हम इसको लाएंगे और पास करेंगे। हर चुनाव में, महाराष्ट्र चाहे यूपी बाई इलेक्शन हुआ तो सब जगह, हरियाणा में भी बात किया था। जेपीसी भी गठित हुई थी। अब क्या हुआ कि जब शीतकालीन सत्र हुआ तो बीजेपी ने इसको बजट सत्र के लिए टाल दिया। क्या ये अपने जो उनके वोटर्स हैं बीजेपी के, जिन्होंने इस मुद्दे पर भी उनको वोट दिया था, क्या उसके खिलाफ या उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा? देखिए, एक नारा लगता था, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। ठीक है। फिर इस पर विपक्ष ने बहुत दिनों तक व्यंग कसा कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ठीक है। तो वह बोर्ड का जो मामला है उसके लिए भी मैं वही बात बोलना चाहता हूँ, इंतजार करिए, सब कुछ होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के कमिटमेंट हैं वो सारे कमिटमेंट पूरे होंगे और लगातार हम सरकार से जाने वाले नहीं हैं, जो बहुत सारे लोग बीजेपी लेकिन हर बिल लाती है और फिर ठंडे बस्ते में क्यों डाल देती है? क्यों बैकलैश नहीं संभाल पाती है? बहुत सारे लोग हैं जो स्वप्न तमाम प्रकार के संजो रहे हैं। धैर्य रखें, जितने भी बातें हम लोगों ने बोली हैं एक एक चीज़ पूरी करेंगे, अक्षरशः पूरी करेंगे। समय कालखंड जो है थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे, लेकिन होगा वही सब कुछ जो हम लोगों ने बोला है। कहीं ना कहीं बीजेपी की आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखते हैं तो बहुत अच्छी काम करती है, लेकिन आप अगर नेशनल पॉलिटिक्स देखते हैं या अंदरूनी समस्या देखते हैं तो उसमें बीजेपी बहुत कमज़ोर साबित होती है। चाहे किसान आंदोलन हुआ, चाहे अभी वक्त की बात हुई, चाहे और भी जो 2-3 बिल हुए उसको भी वापस कर लिया। क्या बैकलैश नहीं झेल पाती क्या बीजेपी? या बीजेपी सही तरीके से सोच करके ये चीज़ नहीं लाती है, या अपने जनता को समझाने में उतनी सामर्थ्य या उतना अच्छे से समझा नहीं पाती इस मुद्दे को? किसान आंदोलन आज भी चल रहा है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। ठीक है। और ऐसे ही नहीं बन गई है, 2 सीटें हुआ करती थी किसी जमाने में। ठीक है। पूरे देश के अंदर। ठीक है। तो धीरे 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 करके ये सारी चीज़ें हुई, पीढ़ियां गल गईं, लेकिन आज सरकार बनी। कश्मीर को धारा 370 के बारे में लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। ठीक है। राम जन्मभूमि का मंदिर जैसे है उसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना उसके बारे में कभी किसी ने कल्पना नहीं करी। माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा है उसके बारे में भी किसी ने सोचा भी नहीं। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। खाली एक ही चीज़ पर नहीं करना है, पूरे देश के लोगों मेरा सवाल दूसरा है। पूरे देश के लोगों को एक राय के अंदर सामान्य सहमति के साथ में एकजुट करके ये सारी चीज़ें हमारे देश के लिए हितकर हैं। ठीक है। और इसको भाई युद्ध नहीं कराना है ना, गृह युद्ध थोड़ी ना करा देना, देश के अंदर की मारकाट मचवा देना है। ठीक है। तो अपने लोगों को जितनी अच्छी तरीके से हम कन्विंस करके और एक विचार पर ला के खड़ा करते हैं, जो तमाम अन्य अन्य दलों से जो लोग आ रहे हैं वो इन्हीं कारणों से भी आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सूझबूझ के साथ में, बहुत जल्दबाजी जो होता है ना कई बार बहुत उल्टी पड़ जाती है, तो इसलिए बहुत जल्दबाजी में नहीं आना है, धीरे धीरे करके, क्योंकि वो सब हमारे अपने हैं। हमको आपस में युद्ध नहीं लड़वा देना, आपस में मार काट नहीं मचवा देनी, सबको एकजुट हो करके और एक देश के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए कि शक्तिशाली बने और दुनिया के सामने हम गर्व के साथ में सीना ठोंक के किसी भी देश में जाएं। आज आप देखिए पहले और अब में कितना अंतर आ रहा है। देश का प्रधानमंत्री किसी देश में जा रहा है, किस प्रकार से इंटरनेशनल तो छवि बहुत सुधरी है, तो लेकिन क्यों हो रही है? लेकिन जब आप बात करते हैं किसान आंदोलन बिल लाते हैं और बीजेपी के सारे शीर्ष नेतृत्व कहते हैं कि बहुत अच्छा बिल है, बहुत अच्छा बिल है, और जब बैक वापस ले लिया जाता है तो कहते हैं कि नहीं, लेना देश के लिए हित में था। एक समय तो जब लाते हैं तो कहते हैं कि कितना अच्छा था, जब ले लेते हैं तो भी कहते हैं बहुत बढ़िया काम किया गया। तो एक जगह तो मास्टर स्ट्रोक दिखाया जाता है, फिर जब ले लिया तो भी मास्टर स्ट्रोक। अब देखिए, अब मास्टर स्ट्रोक में जनता जो है वो फंसती जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से किसान आंदोलन में उपद्रव किया लोगों ने, उसमें कई विश्व की तमाम ऐसी शक्तियां थीं जो चाहती थी कि देश में भीषण दंगे हो जाएं। ठीक है। लाल किले पे जिस प्रकार से घटनाक्रम हुए, जिस प्रकार से तमाम संघर्ष की स्थितियां पैदा करी गई, तो भारतीय जनता पार्टी की जगह कोई और होता तो गोली चलाने में देरी नहीं लगाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गोली नहीं चलाई। राम जन्मभूमि के आंदोलन में जो कार्यसेवक शांतिपूर्वक
श्री राम जय जय राम करके करते उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, कितनी बड़ा नरसंहार किया गया, करा ना लोगों ने। इसी देश की तो पार्टियां थीं जिनको गोली चलाने में 1 सेकंड की, क्योंकि उनको एक वर्ग को खुश करना था। ठीक है। तो हमको भैया सारे देश के, हमारी जो पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री जी हों, या तमाम जो भी लोग हैं हमारे नेतृत्वकर्ता, वो सबको अपना मानते हैं और ये चाहते हैं कि बगैर किसी युद्ध के, ठीक है अभी हम कन्विंस मान लीजिए नहीं कर पा रहे, धीरे से करेंगे, कई बार वार्ता करेंगे, धीरे धीरे करके लोगों को समझाएंगे, उनको समझ में आएगा एक दिन कि भैया इस प्रकार की जो तमाम शक्तियां हैं उनके प्रभाव में मत आओ, ये हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं और आप इस देश के हिस्सा हो, आप सब लोग मिल करके इस देश के भविष्य के लिए काम करो, उनके एजेंडे पे काम मत करो। ठीक है। संभल का मस्जिद का मुद्दा बहुत चर्चित हो रहा है इस वक्त और बहुत विवादों का घेरा बन रहा है, वहाँ पे हिंसा भी हुई। संभल मस्जिद पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्या बीजेपी का मानना है कि वो जो मस्जिद है वो हरिहर मंदिर ही है, या वो कहते हैं कि भाई इसका निर्णय कोर्ट से ही हो जाए? दूसरा, संभल में अभी 24 नवंबर को विवाद भी हुआ, हिंसा हुई, कई लोगों को की जान भी गई, पुलिस वाले भी कई घायल हुए। क्या पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नहीं थी, जबकि पता था ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है? अभी जब पुलिस तहकीकात कर रही है, जांच की जा रही है, तो उसमें कई महिलाओं का और कई पुरुषों का नाम आ रहा है सामने। क्या पुलिस का ये फेलियर था? क्या प्रशासन सही तरीके से मुस्तैद नहीं थी? तीसरा, क्या बीजेपी का इस मुद्दे पर क्या स्टैंड है? देखिए, देश के अंदर तमाम विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस देश की सभ्यता को, इस देश के सनातन को समाप्त करने के लिए अलग अलग तमाम आक्रांताओं ने अपने अपने बहुत सारे कुचक्र चलाए, जिसमें तमाम हमारे मंदिरों को, मठों को तोड़ा गया, वहाँ पर मस्जिदों को बनाया गया और भविष्य के लिए एक जहर बो करके वो लोग गए। ठीक है। और आज तक उस विषय को लेकर के युद्ध चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब अयोध्या की बात मैं फिर से करूँगा कि 500 साल लगता है उसके न्याय को, कि वहाँ पर हमको ये साबित करने की नहीं भैया यहाँ पर जो है भगवान राम का जन्म स्थान था। आज देश के अंदर ऐसे लगभग 50 हज़ार के आसपास सेंटर हैं जहाँ पर कभी कोई मंदिर रहा है, जो मठ रहा है, वहाँ की दीवारें, वहाँ की भूमि, वहाँ के चिन्ह चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अपनी पहचान बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। लेकिन लोग आंख के अंधे हो चुके हैं, कान के बहरे हो चुके हैं, जिनको ना दिखाई पड़ता है ना सुनाई पड़ता है। ठीक है। वो आज भी उन लोगों की, उन आक्रांताओं के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ठीक है। क्यों नहीं दिल खोल करके आगे सामने आते हैं कि नहीं भैया, पूरे देश में इतनी लाखों मस्जिदें हैं, लाखों चर्च होंगे, लाखों गुरुद्वारे होंगे, लाखों मंदिर होंगे, सब जगह पर तो विवाद नहीं हो रहा है ना। साल 2022 की बात कर लेते हैं। आप लखनऊ से आते हैं, आपने लखनऊ के हुसैनगंज के एक मस्जिद में कहा कि मैं वहाँ पर जाकर के जलाभिषेक करूँगा। क्या ज़रूरत है, आप मंदिर चले जाइए। मैं मंदिर जाता हूँ तो मस्जिद क्यों जाना है आपको? वो मस्जिद नहीं है, वो शिवालय है, उसका नाम ही है शिवालय वाली मस्जिद। तो पुलिस ने आपको हिरासत में क्यों लिया? वहाँ पर पूरा शिवालय, मैं तो पूरे देश के संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ कि ये जिस प्रकार की बात आप मुझसे कर रहे हो ना, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। उसका चित्र मैं आपको दिखाऊंगा। वो पूरा शिवालय बना हुआ है, उसका जो गर्भगृह है उसमें शिवलिंग गायब कर दिया गया है और उसके अंदर बाकायदा नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन आज भी शिवालय है और 2 मीनारें खड़ी कर दी गई हैं। शिवालय का आकार तो आप देखे ही होंगे, पूरा शिवालय, और उसके नीचे का जो गर्भगृह वो आज भी उसी प्रकार से। किसी मस्जिद के अंदर गर्भगृह नहीं होता है। ठीक है। किसी भी मस्जिद में शिवालय का शेप से नहीं होती है। ठीक है। तो वो आज है। ये इस प्रकार की बातें हो रही थी, मैं देश के सामने लाना चाहता हूँ, ताकि ये जो प्रश्न होता है ना कि ये ऐसा तो हुआ ही नहीं है, ये हुआ है। ये 50,000 से अधिक ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस प्रकार की घटनाक्रम हुए हैं, जो हम तो 3 ही 4 मान रहे हैं। आप लोग खुश होकर के, तमाम इस प्रकार के लोग हैं जो इसकी करते हैं। जिस दिन ये पहल कर देंगे ना कि भैया ये सब छोड़ दो, ये अयोध्या मथुरा काशी वाला, ये जो काशी का और मथुरा वाला है, ये हम लोग आगे आ रहे हैं, अब बस देखिएगा पूरे देश में आवाज़ उठना बंद हो जाएगी। मतलब कहना कोई नहीं मानेगा, मांगेगा ही नहीं। कहना चाह रहे हैं 2 चीज़ और जो दे दी जाए, हाँ, तो फिर वो शांत हो जाए। बढ़कर क्या है, पूरे देश का हर मुस्लिम समाज का व्यक्ति कहे कि नहीं ये गलत है, ये आपके स्थान है, वो बहुत प्रमुख स्थान है और इसके लिए आप लोग करिए, हम लोग खुद हटाते हैं। उसके बाद आप लोग कभी नहीं आगे? नहीं आएगा। चलिए, नहीं आएगा। और मैं बता रहा हूँ, वो मस्जिद जो आप जिसकी बात कर रहे हैं 2022 वाला, कोई नहीं आएगा। वो उसकी भी आप मांग नहीं करेंगे? कोई कहीं नहीं करेगा। आए तो सामने आकर के बोले एक बार। चलिए ठीक, नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं आरक्षण के मुद्दे पर।
इस देश में कई लोग अपने मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं, कोई पटेल आरक्षण की मांग कर रहा है, कोई अपने अपने आरक्षण की मांग करता है, चुनावी मुद्दा ही बन जाता है। लेकिन इस देश में जनरल कैटेगरी, क्या उसको इस देश में अछूत मान लिया गया है? इस देश में क्या जनरल कैटेगरी होना पाप है? क्या एक ये शापित हो गया है कि जनरल कैटेगरी के रहोगे और गरीब भी रहोगे तो भी आप देश में नौकरी नहीं पा सकते, इस देश में आपको आरक्षण नहीं मिलेगा? क्या किसी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति, चाहे वो पंडित हो, ठाकुर हो, चाहे भूमियार हो, चाहे लाला हो, चाहे जायसवाल हो, क्या इस देश में इन लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा कभी? और अगर मिलना भी चाहे तो कैसे मिल सकता है? क्या हम इतने अछूत हो चुके हैं? देखिए, दुनिया के कितने ऐसे देश हैं जहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था है। नहीं, हमारे देश में तो है ना। दुनिया के देशों में नहीं है ना आरक्षण की बात। ऐसा तो है नहीं कि उनके यहाँ पर जातिगत व्यवस्थाएं नहीं है। जातिगत व्यवस्था उनके यहाँ भी है, उनके यहाँ भी तमाम प्रकार की जातियाँ हैं। हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि किसी भी प्रकार से जो है आपस में इन लोगों को लड़ाओ और ख़त्म करो। ठीक है। एक लंबे समय से ये जो जातियों को लड़ाने का कुचक्र चला, उसमें एक वर्ग बहुत पिछड़ा रह गया, और बहुत पिछड़ा मतलब बहुत पिछड़ गया। तो उसको लाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कि वो भी मूलधारा में आए, तो 10 साल की बात की गई, 10 साल की बात की कि 10 साल हम आरक्षण बिल्कुल देंगे और उसके माध्यम से इस पिछड़े हुए समाज का नेतृत्व करने वाले लोग आएंगे और वो धीरे धीरे करके सभी लोगों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी रहीं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी रहे। ठीक है। अखिलेश यादव जी रहे। पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग कितना क्या खत्म हो गए, लंबे समय तक रहे। सबको नौकरियां दे दी, सबके पास संपन्नता दे दिया। मुलायम सिंह जी जब राजनीति में आते हैं तो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी क्या थी, और आज की समय में आर्थिक स्थिति क्या है। ठीक है। तो देश के नेतृत्वकर्ता जब ये बात सोच के चलेंगे कि इस मुद्दे पर हमको राजनीति करके अपने घर को भरना है। आज हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर वालों के भी आपने वीडियो देखे होंगे, उनकी बहन को भी देखा होगा, उनकी माँ को भी देखा होगा, उनके जब खत्म हो गई अब तो, लेकिन उनके परिवार की स्थितियाँ भी देखोगे। मोदी जी के परिवार की स्थितियाँ भी देखी होंगी। कोई अरबपति खरबपति हो पाया? नहीं हो पाया। लेकिन ये लोग कैसे अरबपति खरबपति बन के तैयार हो गए और अपने समाज को इतना पीछे कैसे आज भी वो उसी स्थिति में बना हुआ है। कांग्रेस ने इतने लंबे तक शासन काल किया, कितने पिछड़ों को, कितने दलितों को, कितने शोषितों को, कितने वंचितों को उनके अधिकार दिए? नहीं दिया। सब के सब वहीं के वहीं रहे। मोदी जी का कहना यह है कि इस देश के हर नागरिक को उसके पूरे मौलिक अधिकार उसके पास सुरक्षित हैं। हमने आरक्षण के खत्म करने की बात कभी नहीं करी। देश के अंदर अभी जब चुनाव हुए लोकसभा के, उस समय एक फैलाया गया, भ्रांति फैलाई गई कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ख़त्म कर देगी, संविधान को ख़त्म कर देगी, ऐसा 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 करके। हुआ ख़त्म। पूजते हैं जाकर के संविधान को। मोदी जी आते हैं, संविधान पुस्तक पे जाके मत्था रखते हैं और उनको उनके खिलाफ इस प्रकार से कोई दुष्प्रचार किया जाता है। हमारी पार्टी ये चाहती है देश का हर नौजवान रोजगार देने वाला बने, नौकरियां मिलें, शिक्षित हो, नौकरी देने वाला मिले, रोजगार करने वाला मिले, रोजगार देने वाला मिले। और उस एजेंडे के तहत तमाम प्रकार की हमारी योजनाएं चलती हैं, जिसमें तमाम नौजवान उससे लाभान्वित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने, योगी जी ने, तमाम लोगों ने, अपने यहाँ के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता, उन लोगों ने भी अपने अपने राज्यों में कि हर व्यक्ति के पास, हर गरीब के पास, उसके पास अपनी छत होनी चाहिए। तमाम प्रकार के इतने बड़े बड़े स्तर पे लोगों को घर बांटे गए प्रधानमंत्री जी की तरफ से। अपने तमाम प्रकार के अपने जो भारतीय जनता पार्टी के जिन राज्यों में सरकार है वहाँ के प्रदेश की तरफ से लाखों लाख घर बांट दिए गए पूरे देश के अंदर। कभी ये हुआ था? सबसे बड़ी दिक्कत थी शौचालयों की। प्रधानमंत्री जी ने आते ही शौचालयों की व्यवस्था कराई कि महिलाओं को जो है खेतों में या ऐसी रेल के किनारे जाना ना पड़े। कितना शर्मनाक बात होती है। ये सारी चीज़ों पे इतनी, देश की आज़ादी के इतने सालों तक कभी किसी ने क्या ये क्यों नहीं सोचा? जनरल कैटेगरी को आरक्षण देने के लिए तो कोई नहीं सोचा। ठीक है, तो
जनरल कैटेगरी के लोगों को आरक्षण देने का भी तो किसी के लिए किसी ने नहीं सोचा। मेरा मानना ये है, देश में अभिशाप है मेरा मानना है अभिशाप गरीबी है। और वो चाहे जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो कोई पिछड़ी जात का हो, चाहे वो एकदम अति पिछड़ी हो, वनवासी हो, कोई भी हो, सभी के पास पर्याप्त मात्रा में जितना वो पढ़ना चाहता है उसकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उसके पास धन होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए और सभी के पास समान अधिकार होना चाहिए। कैसे होगा ये? होगा इसी प्रकार से ही होगा, धीरे धीरे ही होगा। आरक्षण जब तक कि सबको या तो बराबर दे दिया जाए या तो फिर किसी को ऊपर नीचे न किया जाए। अब जनरल कैटेगरी रेलवे का भर्ती का फॉर्म भरता है, उसको 250 रुपये देना पड़ता है, भले वो गरीब है। ओबीसी को 150 देना पड़ता होगा या 100 देना पड़ता होगा, SC ST को नहीं देना पड़ता है। क्या आप ये मानते हैं कि जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग हैं इस देश में, क्या सब अंबानी अडानी के ही घर के हैं? नहीं, आपकी बात ये मैं मानता हूँ कि जैसे जो आपने ये बात अभी कही कि जनरल कैटेगरी या SC कैटेगरी का फ्री में है। जनरल कैटेगरी का यदि व्यक्ति गरीब परिवार से है और उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसके लिए फ्री होना चाहिए। तो ये बात मेरा ये मानना है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर देना चाहिए। अब समय बहुत बीत गया है और इसको कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी 10 साल से ही सत्ता में नेतृत्व कर रही है। इसको कहीं ना कहीं वही बात मैं भी आपकी बात पर अपनी इस बात को लेकर के कह रहा हूँ कि गरीब व्यक्ति कोई भी हो, गरीबी का कोई न धर्म होता है और ना कोई जाति होती है। गरीब होता, गरीब जब आदमी होता है ना, जब 1-2 दिन से बच्चा उसका भूखा हो और अपने बच्चे को रोटी ना दे पा रहा हो, दूध ना पिला पा रहा हो, तो ये तो उसके पिता और उसकी माँ के ऊपर क्या बीतती है ये वही जानता है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है और इसको दूर होना चाहिए। और हमारे जो भी तमाम लोग हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और तमाम लोग जो भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, इन सारी चीज़ों पर विचार भी करते हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं और बड़े स्तर पर इन सब चीज़ों पे काम हो रहे हैं। देखिए, इतने साल का जो सब छीछा लेदर है जिसको कहा जाता है, वो सारी व्यवस्थाएं होंगी धीरे धीरे ठीक। एकदम ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाते ही सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो तमाम उसमें अभी आप सोचिए, कुछ भी हल्का सा भी आप करो, तुरंत विपक्ष तो बैठा ही हुआ है बवाल मचाने के लिए। कुछ भी आप करेंगे उसको नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना है। यहाँ पे अभी जब कुछ नहीं किया गया तब तो उन्होंने कह दिया कि संविधान खत्म कर देगा, तब तो उन्होंने कह दिया आरक्षण खत्म कर देगा। कितना बवाल मचाया गया पूरे देश के अंदर। विपक्ष के डर से ये थोड़ी करेंगे कि हम जो बेचारे जिनके साथ आप करोगे कैसे काम? जब सत्ता में रहोगे तभी तो करोगे ना। सत्ता में तो हैं आप 10 साल से सत्ता में। तो ये जो सब सीटें कैसे कम आई? इनके दुष्प्रचार से ही तो कम हुई सीटें। तो आपका मानना है कि विपक्ष आपकी सीटें कम कर रहा है? क्या नहीं, जिस प्रकार के इन्होंने दुष्प्रचार किए कि संविधान, ये लोगों के मन में भ्रांति पैदा कर दिया। सही प्रचार क्यों नहीं कर पाई बीजेपी ने अपने प्रचार को ठीक से किया। जो थोड़ा बहुत तो असर आता है ना इस दुष्प्रचार से। क्या बीजेपी बहुत अहंकार में थी क्या कि वो तो 400 पार कर ही लेगी, इसलिए प्रचार करना अहंकार नहीं होता, ये अपने कार्यकर्ताओं या जनता इस बात से बहुत आश्वस्त थी कि 400 पार तो लाएंगे ही, हम ही क्यों वोट देने? कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नारे दिए जाते हैं। क्या बीजेपी को आरएसएस ने सपोर्ट नहीं किया 2024 के लोकसभा चुनाव में? नहीं, सब लोगों का सपोर्ट था, सारे लोगों मिलकर के। और आरएसएस कोई इस पे वो नहीं करती कि प्रचार प्रसार कर रही है। आरएसएस एक अलग अपना संगठन है, भारतीय जनता पार्टी एक अलग संगठन नहीं है। लेकिन बैक सपोर्ट तो बहुत बड़ा आरएसएस का वो तो अपना मतदान वो कहीं भी कर सकते हैं, संघ के लोग हों चाहे जो भी। मैं भी दशमाली संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों में भी हैं लेकिन संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, अन्य दलों में भी काम करते हैं। अच्छा, तो वो एक संघ वो स्थान है जहाँ पर हमेशा सिखाया जाता है कि देश के प्रति आपको सेवा के भाव से काम करना है। आप जिस भी क्षेत्र में हो, विविध क्षेत्र में हो, आप नौकरी भी कर रहे हो कहीं पर, तो ईमानदारी से देश के प्रति सेवा का भाव से काम करना चाहिए। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ अभिजात मिश्रा जी, जो कि बहुत अच्छे से और हर मुद्दे पर, हर विषय पर और हर सवाल पर अपने तार्किक जवाब दिए और बहुत अच्छा लगा इनके साथ जुड़ करके। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम इनके साथ एक बार फिर से बैठेंगे, साथ में इंटरव्यू करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे। तब तक के लिए अभिजात जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके भविष्य को लेकर के। और तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।